हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक अकाउंट इज। अब जो क्रेडिट बैलेंस है जो बैंक अकाउंट में, वो हमारा क्या शो करता है। ऑप्शंस हैं एन असेट्स, एन लाइबिलिटी, एन एक्सपेंस और कंटिजेंट लाइबिलिटी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें क्रेडिट बैलेंस की, जो कि हमारा बैंक अकाउंट के अंदर शो करता है, तो ये शो करता है हमारी लाइबिलिटी को। जबकि अगर हम डेबिट बैलेंस की बात करें तो हमारे असेट्स को शो करता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारा 2, वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है रिटर्न्स आउटवर्ड बुक मेक्स रिकॉर्ड ऑफ, यानी कि रिटर्न आउटवर्ड बुक जो होती है वो किसका रिकॉर्ड करती है। तो देखिए ऑप्शन है गुड्स रिटर्न टू दी सप्लायर्स, यानी सप्लायर्स को गुड रिटर्न किया। गुड्स रिटर्न टू कस्टमर, यानी कस्टमर को गुड रिटर्न किया। उसके बाद है यहाँ पर गुड्स रिटर्न टू प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर को गुड्स रिटर्न किया। फिर है गुड्स रिटर्न टू नेबर्स, यानी कि नेबर्स को गुड रिटर्न किया। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। तो ये है हमारे ऑप्शंस। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें गुड्स आउटवर्ड बुक की, तो देखिए ये यहाँ पे हमें बताता है कि जो हमारे सप्लायर्स हैं उनको हमने जो माल है उसको वापस किया। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर्स, रिटर्न आउटवर्ड बुक ये हमें शो करता है। इसलिए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैश बुक प्रिपेयर्ड ऑन इम्प्रेस्ड सिस्टम इन। अब जो कैश बुक है वो इम्प्रेस सिस्टम में दिखाई जाती है, तो वो किस तरह की होती है। 2 कॉलम कैश बुक की तरह, प्रिटी कैश बुक, या फिर परचेज बुक। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो इम्प्रेस सिस्टम के अंदर हम अपनी कैश बुक प्रिपेयर करते हैं वो हमारी प्रिटी कैश बुक कहलाती है। फ्रेंड्स, मेनली प्रिटी कैश बुक वो कैश बुक होती है जिसके अंदर हम जो छोटे छोटे हमारे जो खर्चे होते हैं हम उसको इंक्लूड करते हैं। फिर बाद में जब हम उसको उससे रिलेटेड अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं तो डायरेक्ट अगर हम एक आइटम के रूप में उन सबको इंक्लूड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने स्टेशनरी में खरीदे पेन, पेंसिल्स, इरेजर, स्केल, ये सारी चीज़ें खरीदी, तो प्रिटी कैश बुक में तो ये अलग अलग मेंशन कर दी जाएगी। लेकिन जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे जर्नल में या फिर अदर इससे रिलेटेड लेजर में, तो वहाँ पर हम पोस्टिंग करेंगे एज अ स्टेशनरी। वहाँ पे ये अलग अलग आइटम शो नहीं किए जाएंगे, वहाँ पे एज अ स्टेशनरी शो किया जाएगा। प्रिटी कैश बुक का मेन पर्पस होता है जैसे जो भी एक्सपेंस हो रहा है उसको उसी टाइम रिकॉर्ड करना, ठीक है। क्योंकि छोटे छोटे खर्चे ऐसे होते हैं बाद में हम भूल जाएंगे, तो प्रिटी कैश बुक में उसी टाइम नोट कर लिए जाते हैं। फिर बाद में जब उसको उससे रिलेटेड जो पोस्टिंग होती है, जब वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, तो एक बड़े हेड में उन सारे छोटे खर्चों को एक बड़े अमाउंट में लिख दिया जाता है। तो वो हमारा प्रिटी कैश बुक इसमें मदद करता है, ठीक है। तो एक तरह से ये यहाँ पर क्या हो गया, छोटे छोटे खर्चे हम भूले भी नहीं, और साथ ही साथ हमारी पूरी हमारे पास इंफॉर्मेशन भी है। कभी हमें पता चले कि फॉर एग्जांपल स्टेशनरी है वो हमारी ज़्यादा अमाउंट की आ गई, तो हम बाद में एज अ रेफरेंस देख सकते हैं कि इस स्टेशनरी में एक्चुअल में हमने कौन कौन से आइटम परचेज किए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्रिटी कैश बुक, ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं द स्टेटमेंट सेंड अलॉन्ग विथ परचेस रिटर्न इज। अब खरीद रिटर्न के साथ भेजा गया बयान क्या कहलाता है। क्रेडिट नोट, बिल्स पेबल बुक, डेबिट नोट, या फिर परचेस रिटर्न बुक। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है एक स्टेटमेंट की, जो कि हम परचेस रिटर्न करते हैं तो उसके साथ हमें एक नोट भेजना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा है क्रेडिट नोट। वो क्रेडिट नोट कहलाता है क्योंकि उस पर पूरा मेंशन होता है कि हमने इतने रुपए का माल सेंड किया है, ठीक है, परचेस रिटर्न किया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिल पेबल बुक में जो भी हम बिल पे करते हैं उसके बारे में मेंशन होता है, तो ये नहीं होगा। डेबिट नोट हमारा जब भी हम किसी भी तरह का कोई भी सेल्स रिटर्न चीज़ होती है तब हम लिखते हैं। और परचेस रिटर्न बुक हमारी परचेस रिटर्न से रिलेटेड होता है, लेकिन वो कोई स्टेटमेंट नहीं होता। स्टेटमेंट में सिर्फ क्रेडिट नोट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। अब जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होता है, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत पूछा जाता है, बहुत सिंपल है। कस्टमर, बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर इधर बी और सी। तो फ्रेंड्स जो बैंक रिकन्सिलेशन या फिर जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो BRS, ये प्रिपेयर किया जाता है कस्टमर ऑफ द बैंक, ठीक है।
कस्टमर ये देखता है कि बैंक में जो भी ट्रांजैक्शंस उसके द्वारा किए जा रहे हैं बैंक से, बैंक उसकी सही टाइम पर पोस्टिंग कर रही है या नहीं, या उसके पास जो बुक है पासबुक उसमें सही एंट्री की जा रही है नहीं। तो इन दोनों को मैच करने के लिए वो जो स्टेटमेंट बनाता है उसे बोलते हैं BRS, यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कैश बुक का पासबुक से मिलान करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड से थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं इसका फॉन्ट साइज छोटा कर रही हूँ। तो आई होप आपको क्लियर होगा, या फिर आप 2 बार देख लीजिए। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन है हमारा, while preparing bank reconciliation statement checks paid into bank but not yet cleared are, यानी कि जब आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो चेक जो आपका बैंक में पेड हो गया है लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हिंदी में भी देख लीजिए, बैंक सुलह बयान तैयार करते समय बैंक में भुगतान किए गए चेक भुगतान तो कर दिए हैं आपने, लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है, यानी कि वहां पर सबमिट नहीं हुए एक तरह से बैंक के द्वारा। तो ठीक है, ऑप्शंस देखिए यहाँ पर कौन क्या क्या हो सकता है। 4 ऑप्शंस हैं हमें यहाँ पर। देखिए, एडेड टू बैलेंस एज पर कैश बुक टू अराइव एट द बैलेंस एज पर पासबुक, या फिर डिडक्टेड टू द बैलेंस एज पर कैश बुक टू अराइव एट द बैलेंस एज पर पासबुक। फिर है डिवाइडेड इन द बैलेंस एज पर कैश बुक टू अराइव एट द पासबुक, और मल्टीप्लाइड टू द बैलेंसेस एज पर कैश बुक टू अराइव एट द बैलेंस एज पर द पासबुक। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इन्होंने 4 ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो देखिए 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपने एक चीज देखी होगी, जब भी हम BRS बनाते हैं तो या तो वहां पर हम चीजें ऐड करते हैं या लेस करते हैं, जबकि यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई, तो ये कट गया ऑप्शन। यहाँ में डिवाइड का ऑप्शन दे रखा है तो ये कट गया, क्योंकि ना ही हम कोई भी स्टेटमेंट कोई भी एंट्री होती है उसको डिवाइड करते हैं, ना ही मल्टीप्लाई, सिर्फ ऐड करते हैं या फिर लेस करते हैं कोई भी आइटम। तो अब हमें ऑप्शन ए या 2 में से देखना है। तो देखिए यहाँ पर ये था कि जो चेक है वो बैंक में दे दिया गया है लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने तो उसको ऐड कर लिया होगा कि अब हमारे अकाउंट में इतने रुपए हो गए, लेकिन सच में तो अभी वो क्लियर हुआ नहीं है, तो अकाउंट में तो अभी इतने रुपए हुए नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, डिडक्ट टू दी बैलेंस एज पर कैश बुक और अराइव एट द बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन 2। आई होप ये भी ऑप्शन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं एरर्स विच अफेक्ट वन अकाउंट कैन बी। अब हमें ऐसे एरर्स बताने हैं जो सिर्फ एक अकाउंट को इफेक्ट करते हैं। तो ऑप्शंस देख लीजिए, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ पोस्टिंग, या फिर एरर ऑफ कमीशन। तो देखिए यहाँ पर ये बात कर रहे हैं एक अकाउंट को इफेक्ट करे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर एरर ऑफ ओमिशन होगा तो ये एक अकाउंट से रिलेटेड नहीं है, प्रिंसिपल डबल अकाउंट से रिलेटेड होता है, कमीशन भी नहीं होगा। एरर ऑफ पोस्टिंग हमारे एक अकाउंट से रिलेटेड हो सकता है कि हमने एक अकाउंट में पोस्टिंग नहीं की है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोस्टिंग से रिलेटेड चीजें हमारी वन अकाउंट में इफेक्ट करेंगी, जबकि प्रिंसिपल दोनों पर बेस्ड होगा, ओमिशन भी दोनों पर बेस्ड होगा, और कमीशन भी हमारे दोनों साइड बेस्ड होगा। इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GST? अब हम आपको GST का पूरा नाम बताना है। ऑप्शन है गुड्स एंड सर्विस सप्लाई टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जर्नल सेल्स टैक्स, या फिर गवर्नमेंट सेल्स टैक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे GST के फुल फॉर्म की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि होता है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था फर्स्ट हमारा। सेकंड पर आते हैं, आई होप आपको ये भी इसका आंसर पता होगा। GST वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम, यानी कि GST भारत में कब लागू की गई थी? 1 जुलाई 2017, 1 अप्रैल 2017, 1 मार्च 2017, या 1 जुलाई 2017। अब यहाँ पे देखिए 2017 है, इट मीन 2017 में आया था। अब आपको मंथ्स पता करना है क्योंकि डेट भी सबकी सेम है। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 जुलाई 2017 को GST हमारा इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द GST इज अ डुअल मॉडल ऑफ। अब इंडिया में जो GST है वो डुअल मॉडल किसका है? UK, कनाडा, USA, जापान, या फिर चाइना। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। वैसे बात करें तो 3 कंट्री ऐसी हैं जो कि डुअल मॉडल पे चल रही हैं। ठीक है, तो अब आपको बताना है इसमें जो इसका राइट आंसर है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कनाडा। जबकि देखिए फ्रेंड्स, ब्राजील जो है वो भी GST के डुअल कॉन्सेप्ट पे चलती है। ठीक है, तो इंडिया, कनाडा एंड ब्राजील, ये 3 कंट्री हैं, आपको इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
जीएसटी इज अ कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स टैक्स बेस्ड ऑन। अब जीएसटी माल और सेवा कर की खपत पर आधारित होता है, किसमें? डेवलपमेंट के बेसिस पर, डिविडेंड के, डेस्टिनी, ड्यूरेशन या फिर डेस्टिनेशन के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जीएसटी कंजम्पशन की बात की जा रही है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेस्टिनेशन। अब ये डेस्टिनेशन किस तरह से होगा, तो देखिए फ्रेंड जीएसटी जो होता है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज टैक्स डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, जो कि लेविड होता है, जो भी हमारे एवरी वैल्यू एडिशंस जो भी होते हैं उस पर ये लेविड होता है, ठीक है। तो जो डेस्टिनेशन बेस्ड होता है, मल्टी स्टेज है ये, इसलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन यहाँ पे ई राइट आंसर होगा, ये बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियाज जीएसटी स्ट्रक्चर आज बेस्ड ऑन हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स। अब हमें स्ट्रक्चर बताने हैं कि इंडिया के जो जीएसटी स्ट्रक्चर हैं वो कितनी तरह के हैं, 6, 4, 3 या 5। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है हमारा 4, 4 स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। अब आपको ये बताना है वो 4 स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं। तो देखिए आप नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। देखिए फर्स्ट है यहाँ पर हमारा, आप फर्स्ट नोट कर लीजिए जीरो रेट, ठीक है, जीरो रेट। सेकंड है हमारा लोअर रेट, ठीक है। थर्ड आइए, थर्ड है हमारा स्टैंडर्ड रेट, ठीक है, थर्ड है स्टैंडर्ड रेट। फोर्थ है हमारा यहाँ पे हायर रेट, ठीक है। ये 4 तरह की हैं, 4 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, जीरो रेट, लोअर रेट, स्टैंडर्ड रेट और हायर रेट। ये चारों आप यहाँ पर अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा अच्छे से, हो सकता है कि ये इसमें से आप भी कोई क्वेश्चन बन जाए कि वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूछा है द मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी इज। अब सीजीएसटी की जो अधिकतम रेट है वो कौन सी है, ये पूछा गया है, 28, 12, 18 या फिर 20। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें हम सीजीएसटी की, अब आपको फ्रेंड्स सबसे पहले ये पता होना चाहिए सीजीएसटी क्या होता है। तो सीजीएसटी होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, सेंटर कर लीजिए या फिर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसकी रेट पूछी गई, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन से हमारे चारों ही गलत हैं, क्योंकि यहाँ पे सही ऑप्शन नहीं गिवन है। सही ऑप्शन है हमारा 40%। मैक्सिमम रेट है 40% की सीजीएसटी के लिए, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे हमें पूछा गया है द मैक्सिमम रेट ऑफ एसजीएसटी यूटीजीएसटी इज। अब फ्रेंड्स सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए एसजीएसटी की क्या होती है। तो देखिए एसजीएसटी की फुल फॉर्म यहाँ पर होती है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, क्या हो गया, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और देखिए यहाँ पर एक और आपको फुल फॉर्म दे रखी होगी यूटीजीएसटी। तो देखिए यूटीजीएसटी जो है इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर होती है, यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, आप ये पूरा नाम लिख लीजिएगा, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अब ये इन दोनों की फुल फॉर्म हो गई। अब यहाँ पर मैक्सिमम रेट इनकी पूछी हुई है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम एसजीएसटी की रेट की बात करें तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जो कि है हमारा 20%। ये 20% होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और चीज आप लिख सकते हैं, ये तो सेंट्रल बेस्ड होते हैं, सेंट्रल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज सेल किए जाते हैं उन सब के बेसिस पे लगाई जाती है। लेकिन यूटीजीएसटी के होते हैं, इसके अंदर जो भी हमारी सप्लाई होती है अल्कोहलिक लिकर की, ठीक है, ह्यूमन कंजम्पशन से रिलेटेड, वो यूटीजीएसटी में शामिल नहीं की जाती है, ठीक है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, वो यूटीजीएसटी में शामिल नहीं की जाती है। नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पर हमें कोड्स पूछे हुए हैं। विच कोड इज यूज टू क्लासिफाई गुड्स एंड सर्विसेज अंडर जीएसटी, यानी कि जीएसटी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को जब क्लासिफाई करते हैं तो कौन सा कोड यूज करते हैं, आपको ये बताना है। HSN कोड, SAC और HSN, GST और SAC। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पहले सारे कोड के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे SAC कोड दे रखा है, इसकी फुल फॉर्म होती है सर्विसिंग अकाउंटिंग कोड। कई जगह आपको सर्विस मिलेगी तो आप देख लीजिएगा, सर्विसिंग अकाउंटिंग कोड,
ये इसकी फुल फॉर्म है। अब देखिए ये एसएससी है, यहाँ भी एसएससी की यही फुल फॉर्म है। अब आप एचएसएन की देख लीजिए, तो देखिए एचएसएन की फुल फॉर्म होती है हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर। मैं ऊपर लिख देती हूँ नोमेनक्लेचर की स्पेलिंग, नोमेनक्लेचर, CLATURE, ठीक है, हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर। ये HSN की फुल फॉर्म है। GST की तो आपको पता ही है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को क्लासिफाई करने की, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है, क्योंकि SSC और HSN होते हैं, ये दोनों ही यूज किए जाते हैं जब हम गुड्स एंड सर्विस दोनों को क्लासिफाई करते हैं, जबकि SSC सिर्फ सर्विस से रिलेटेड होता है, गुड्स से रिलेटेड नहीं होता है। लेकिन यहाँ हम गुड्स एंड सर्विस दोनों की बात करें, इसलिए ये दोनों कोड आएंगे हमारे। आई होप ये आपको क्लियर होगा। एक और चीज आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ये HSN जो होता है, HSN, इसके अंदर जो कोड होते हैं वो हमारे डिजिट्स में गिवन होते हैं। और ये डिजिट्स में कैसे होते हैं, ये 2 डिजिट होते हैं, 4 डिजिट होते हैं, 6 डिजिट में होते हैं और 8 डिजिट में। ये इतने डिजिट में ये वाले कोड मेंशन किए जाते हैं, 2 4 6 8 के डिजिट में ये कोड होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं, अब व्हाट डज आई इन दी IGST स्टैंड्स फॉर। अब IGST में आई का क्या मतलब है आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर IGST में ऑप्शंस है इंटरनल, इंटीग्रेटेड, इंटरनल या फिर यहाँ पर इंट्रा। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा इंटीग्रेटेड। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड जो होते हैं, यहाँ पर ये बात की गई है कि IGST जो चार्ज किए जाते हैं, लेविड होते हैं, वो सेंट्रल के द्वारा होते हैं। और ये इंटर स्टेट सप्लाई जो होती है गुड्स एंड सर्विसेज की इंटर स्टेट में, उन पर ये चार्ज किया जाता है, तब ये यूज होती है IGST, ठीक है। इंटर स्टेट में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होंगे ट्रांजेक्शंस, उसके बेसिस पर IGST को क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब हमारा यहाँ पे जो टॉपिक था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, वो यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ पे थोड़े बिल के क्वेश्चन हैं, वो हम कर लेते हैं। व्हाट इज द बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब बिल रिसीवेबल अकाउंट किस तरह का होता है, पर्सनल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, रियल अकाउंट या फिर नॉमिनल अकाउंट। तो देखिए जो हमारे बिल रिसीवेबल अकाउंट होता है वो हमारा रियल अकाउंट होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अब बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड्स। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो इसमें अगर हम बात करें तो देखिए इसमें ऑर्डर टू पे है, रिक्वेस्ट टू पे है, प्रॉमिस टू पे है और ऑल ऑफ दी है। तो फ्रेंड्स इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज में किसी भी तरह की कोई रिक्वेस्ट नहीं होती है, प्रॉमिस होती है हमारी प्रॉमिसरी नोट में। और ऑप्शन इसलिए हमारा फोर्थ भी कट जाता है। आंसर आएगा ऑप्शन है ऑर्डर टू पे। बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर किया जाता है, प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस टू पे किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड इन द सेम कंट्री। अब इसमें से कौन सा बिल है जो कि ड्रॉ और एक्सेप्ट किया जाता है सेम कंट्री में, एक ही देश में कौन सा बिल तैयार और स्वीकार किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड। नाम से ही पता चल रहा है इंग्लैंड, ठीक है। और जो सेम कंट्री में ना होकर डिफरेंट कंट्री में होंगे तो वहाँ पे फॉरेन बिल हो जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज याद रख लीजिए, यहाँ पे ट्रेड बिल है। तो ट्रेड बिल जो होता है वो ट्रेडिंग, जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन यानी कि दो पार्टीज के बीच में कोई भी ट्रेडिंग ट्रांजेक्शंस होंगे, वहाँ ट्रेडिंग बिल होगा। और जो फॉरेन बिल होता है वो अदर कंट्रीज के साथ जो हम डीलिंग करते हैं तब होता है। और एकोमोडेशन बिल एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन की हेल्प करने के पर्पज से जब वो उसको बिल देता है तो एकोमोडेशन बिल कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इनकी मीनिंग। नेक्स्ट आते हैं, हु ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो कौन ड्रॉ करता है या लिखता है, क्रेडिटर, डेटर, होल्डर या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर बात करें तो जो होल्डर होता है, बिल का होल्डर है, वो ड्रॉ करेगा, ठीक है। और वो डेटर, क्रेडिटर, ठीक है, हम यहाँ पे होल्डर की बात करें, होल्डर करेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्सन नोन एज
हु ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब उस पर्सन को क्या कहते हैं जो ड्रॉ करता है बिल को, ड्रॉअर, पे, ड्रॉई या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए जो बिल को ड्रॉ करता है उसकी हम बात करें तो यहाँ पे उसको बोला जाता है ड्रॉअर, और जिसको बिल दिया जाता है वो कहलाता है ड्रॉई, और जो उसका पेमेंट लेता है उसको पेमेंट करता है वो बोलते हैं पे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है, ड्रॉअर। जो ड्रॉ करता है यानी कि बिल को लिखता है वो ड्रॉअर कहलाता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द 3 एडिशनल डेज नोन एज दैट ड्रॉअर गिव्स टू द ड्रॉअर फॉर पेमेंट। यानी कि वो जो भी मेंशन मैच्योरिटी टाइम होता है, जैसे कि 3 महीने का टाइम है, उसमें जो 3 दिन एडिशनल उनको दिए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, कंडीशनल डेज, एडिशनल डेज, डेज ऑफ ग्रेस या फिर डेज ऑफ रिबेट। तो फ्रेंड्स उन 3 दिन को कहा जाता है डेज ऑफ ग्रेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 15 मार्च को उसकी मैच्योरिटी होने वाली है बिल की, तो उसका पेमेंट कितना होगा, 18 मार्च। ठीक है, 3 दिन ऐड करके। ठीक है, तो यहाँ पर उनको बोला जाता है डेज ऑफ ग्रेस, ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस इज नोन एज व्हेन द बिल इज एक्सेप्टेड विदाउट एनी कंडीशन। यानी कि बिना किसी शर्त के बिल कब स्वीकार किया जाता है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में, कंडीशनल, ब्लैंक या फिर जर्नल में। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है बिना किसी कंडीशन के किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्वालिफाइड और कंडीशनल दोनों एक ही को कहा जाता है, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज ऑल्सो नोन एज और रेफर्ड एज कंडीशनल एक्सेप्टेंस। तो दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही है, एक ही नाम से दोनों को जाना जाता है। अब इन दोनों में क्या होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं, यानी कि यहाँ तो बात की जा रही है विदाउट कंडीशन, लेकिन इन दोनों में ही कंडीशन होती हैं कि जैसे कि कितना सम, किस मोड से, कहाँ पे पेमेंट करना है, ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होते हैं। तो ए ऑप्शन कट गया, बी कट गया। ब्लैंक एक्सेप्टेंस होती है, ये एक्सेप्टेंस ब्लैंक पेपर पे दी जाती है, यानी कि आपका बिल ड्रॉ नहीं हुआ है उसी से पहले आपने एक ब्लैंक पेपर पे पहले से एक्सेप्टेंस दे दिया है। ठीक है, वो ब्लैंक एक्सेप्टेंस होती है। तो यहाँ पे विदाउट कंडीशन पूछा गया, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो कि हम आपका जर्नल एक्सेप्टेंस, बिना किसी एक्सेप्टेंस के दे रहे हैं बिल, तो वो जर्नल एक्सेप्टेंस है। नेक्स्ट आते हैं When the bill is noted from the notary public it is known as, यानी कि जब नोटेड होता है नोटरी पब्लिक में तो उसको क्या कहा जाता है, नोटिंग, डिस्काउंटिंग, एक्सेप्टिंग या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स उसको कहा जाता है नोटिंग, और इसमें जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं उसको बोला जाता है नोटिंग चार्जेस। यानी कि इस पूरी प्रोसीजर में जितने जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं उस एक्सपेंसेस को बोला जाता है कि नोटिंग चार्जेस लगे हैं। ठीक है, कंपनी अधिनियम कब लागू हुआ, यानी कि कंपनीज एक्ट जो है वो इनफोर्स में कब आया, 1932 में, 1956 में, 1972 में या 1916 में। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1956। 1932, 1972 एंड 1962 हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर पूछा है कि जो पब्लिक कंपनी है उसमें मिनिमम मेंबर्स, वो मिनिमम नंबर जो है पर्सन की वो कितने होने चाहिए, 7, 2, 20 एंड 50। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मैक्सिमम पूछिए नंबर्स, तो मैक्सिमम नंबर्स हैं 20, 50, 7 एंड इंडेफिनिट। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर याद रखना है कि कौन सी कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 50% होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समता अंशधारी होते हैं जिनको हम इंग्लिश में इक्विटी शेयर होल्डर भी बोलते हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर कौन से होते हैं, ये कस्टमर होते हैं कंपनी के ओनर होते हैं, कंपनी के क्रेडिटर होते हैं या मैनेजर होते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो इसका राइट आंसर है बी, ये कंपनी के स्वामी होते हैं। इनको कंपनी के अंदर जो भी मीटिंग्स होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करने का राइट होता है, लेकिन अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो इन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसके बाद अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड बचता है या कोई प्रॉफिट बचता है तब इनको डिविडेंड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंश आवंटन खाता है यानी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट किस तरह का खाता है। फ्रेंड्स आपने 3 तरह के अकाउंट पढ़े होंगे 12th में, जो थे पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता, एक्चुअल अकाउंट यानी वास्तविक जिसको हम रियल अकाउंट भी बोलते हैं, एंड थर्ड था हमारा नाम मात्र का खाता। तो उसके बेसिस पे आपको ये आंसर करना है, आपको पता होगा पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं। फ्रेंड्स पर्सनल अकाउंट वो वाले अकाउंट होते हैं जिसमें किसी
पर्सन का या फिर किसी पर्सन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसका अकाउंट आता है। जैसे कि सुधीर का खाता, सुशील का खाता, ये हो गए पर्सन के। और कुछ आर्टिफिशियल होते हैं जो कि पर्सन या फिर पर्सन के ग्रुप को क्रिएट करते हैं, जैसे कि कोई कंपनी हो गई, ठीक है, या फिर किसी भी तरह का कोई क्लब का अकाउंट है, किसी गवर्नमेंट ऑफिस का कोई अकाउंट है, तो वो हमारे पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। अ, वास्तविक खाता यानी एक्चुअल या फिर रियल अकाउंट हमारे वो अकाउंट होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, और कुछ ऐसे अकाउंट भी आते हैं इसके अंदर जिनको हम टच नहीं कर सकते। टच करने वाले होते हैं जैसे कि हमारे फिक्स एसेट्स, और जिनको हम टच नहीं कर सकते वो आते हैं हमारे ट्रेडमार्क, पेटेंट्स एंड गुडविल। नेक्स्ट आता है हमारा नाम मात्र का खाता। नाम मात्र का खाता जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमारे वो अकाउंट होते हैं जो होते नहीं है लेकिन हम उनको क्रिएट कर देते हैं, जिनको हम फिक्टिशियस बोल सकते हैं। तो ये वास्तव में होते नहीं है लेकिन सौदों के स्वभाव को बताते हैं। जैसे कि वेजेस, अब वेजेस को हम कोई वेजेस हम जिसको टच नहीं कर सकते या फिर इस वेजेस को हम देख भी नहीं पाएंगे, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे क्रिएट कर दिया है वेजेस अकाउंट। मजदूरी खाता, बीमा खाता, तो ये सारे अकाउंट जो हैं हमारे, ये हमारे नॉमिनल अकाउंट है। तो बताइए फ्रेंड्स, इसके बेसिस पे अंश आवंटन खाता आपको क्या लगता है? तो इसका राइट आंसर है ए, जो कि है व्यक्तिगत खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। जब अंशों का हरण किया जाता है तो अंश पूंजी खाता नाम किया जाता है, यानी जब शेयर्स फॉरफिट किए जाते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होता है? यो भी याचना की बकाया रकम से क्रेडिट या डेबिट किया जाता है, याचित रकम से यानी कॉल्ड अप कैपिटल से उसमें एंट्री होगी, पेड अप कैपिटल से उसमें एंट्री होगी, या अंशों के मूल्य से यानी जो शेयर का जो टोटल प्राइस है उससे होगी वो एंट्री। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। जब हम अंशों को हरण करते हैं तो अंश पूंजी खाता हमारा जितनी भी कॉल्ड अप कैपिटल है यानी जो हमने मांग ली है उससे हमारा ये खाता किया जाता है डेबिट। नेक्स्ट है, हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर पूंजी दी गई छूट को क्रेडिट किया जाता है। तो बताइए किस खाते से उसको क्रेडिट किया जाता है? शेयर डिस्काउंट अकाउंट से, शेयर फॉरफिचर्ड अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, या नन ऑफ द अबव? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है बी। जब भी हम शेयर को पुनर्निर्गमन करते हैं तो जब हम जो भी छूट देते हैं तो उससे हमारा शेयर फॉरफिचर्ड अकाउंट जो है वो क्रेडिट करते हैं हम वहां। नेक्स्ट है, ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन पर डेबिट किया जाएगा, यानी कोई भी ऐसे डिवेंचर्स हैं जिसको सब्सिडी सिक्योरिटी के रूप में इश्यू किया गया है तो उसको डेबिट किससे किया जाएगा? डिवेंचर अकाउंट से, बैंक अकाउंट से, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट से, या नन ऑफ द अबव? तो बताइए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो कि है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। उसको डिवेंचर सस्पेंड अकाउंट से वहां पे डेबिट किया जाएगा क्योंकि वो सब्सिडी सहायक प्रतिभूति है उसकी। हमें अभी नहीं पता कि आगे जाके हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, तो एक तरह से ये हमारे लिए सस्पेंस की तरह है, तो इसको हम डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट से डेबिट करते हैं। नेक्स्ट है, ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको प्राइस का वो बताना है कि प्राइस का जो मेथड है वो किस तरह से होगा। रिडीम एट पार पर, एट प्रीमियम पर, वाई कन्वर्टिंग इन शेयर, या फिर ऑल ऑफ दी अबव? तो किस पे उसको रिडीम किया जाता है, यानी जब हम उसको पे ऑफ करते हैं तो किस पे किया जाएगा? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी, इनमें से किसी पर भी हम पे ऑफ कर सकते हैं। जब हम डिवेंचर को रिडीम करते हैं तो एट पार पे कर सकते हैं, एट प्रीमियम पे कर सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो उसको शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है शेयर होल्डर्स पर कि वो किस में करवाना चाहता है। ये आपल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होता है। कंपनी और शेयर होल्डर्स में कंपनी एंड डिवेंचर होल्डर्स में इतनी अंडरस्टैंडिंग है, कंपनी ने बोला कि आप इसको शेयर को कन्वर्ट करा लो तो वहां भी हो सकता है। नेक्स्ट है, ऋण पत्रों का शोधन होता है यानी डिवेंचर रिडीम्ड एट। फ्रेंड्स, यहाँ इस क्वेश्चन का मतलब है कि यहाँ पे आपको मेथड बताना है कि किस किस तरह से रिडीम हो सकता है। ए, कैश में, बी, बाय इशूइंग न्यू डिवेंचर्स, सी, बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो कि है इनमें से सभी। अगर किसी भी डिवेंचर को रिडीम करवाना है तो कैश में भी हो सकता है, या फिर आप न्यू डिवेंचर इश्यू कर सकते हैं उसके बिहाफ पर, या फिर आप उसके बिहाफ पर इक्विटी शेयर्स को भी इश्यू कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस हो गया ये कि आप कन्वर्ट करा सकते हैं इक्विटी शेयर में। फ्रेंड्स, राइट आंसर है डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्रों के अधिमूल्य की राशि का उपयोग किया जाता है, यानी ऋण पत्रों पर कोई प्रीमियम की वैल्यू आती है तो उसका किस पर्पज से यूज किया जाएगा? फर्स्ट, टू एलिमिनेट द कैपिटल लॉस। सेकंड, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट पास्ट लॉसेस। थर्ड, टू एलिमिनेट फ्यूचर लॉसेस, या डी, नन ऑफ द इज। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, टू एलिमिनेट द कैपिटल लॉस, यानी कि पूंजीगत हानियों को समाप्त करने में ही हम ऋण पत्रों के अधिमूल्य की राशि का उपयोग करेंगे। क्योंकि ये जो हमारे पास अधिमूल्य की राशि होती है, ये हमेशा उन चीजों में यूज की जाती है जो कि हमें लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट करेंगे, या फिर लॉन्ग टाइम जिसकी हानियों का असर हमारे बिजनेस पे बहुत ज्यादा पड़ेगा। पूंजीगत हानियों का जो असर होता है हमारे बिजनेस पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, तो हम उसको राइट ऑफ करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए इस राशि का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा संचय आर्थिक चिट्ठी में नहीं दिखाया जाता है? ए, कैपिटल रिजर्व, बी, सीक्रेट रिजर्व, सी है बी, सीक्रेट रिजर्व, सी है हमारा रेवेन्यू रिजर्व, एंड डी है हमारा शेयर प्रीमियम। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा रिजर्व है जो कि हमारी चिट्ठी में नहीं दिखाया जाता है? तो फ्रेंड्स, नाम से ही इंडिकेट हो रहा है गुप्त संचय यानी सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व जो होता है ये एक हिडन होता है, इसको शो नहीं किया जाता है कंपनी में, लेकिन ये क्रिएट किया जाता है, तो इसको हम चिट्ठी में नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य संचय, पूंजी संचय आदि को चिट्ठी के दायित्व पक्ष में किस शीर्षक में दिखाया जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस हेड में उसे दिखाया जाएगा। ऑप्शंस हैं शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड प्रोविजंस, करंट लायबिलिटीज एंड सिक्योर्ड लोन। तो बताइए फ्रेंड्स, जर्नल रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व जो है वो हम कहाँ पे शो करते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिजर्व आ रहा है इंडिकेशन, यानी कि हम इसको रिजर्व एंड प्रोविजंस हेड में इंडिकेट करते हैं, उसको शो करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तलपट में दिखाए गए प्रारंभिक व्यय को अंतिम खाते बनाते समय दिखाया जाता है, यानी प्रारंभिक व्यय को अगर तलपट में वो शो किए गए हैं तो अंतिम खाते में वो हम कहाँ दिखाएंगे? ए, ट्रेडिंग अकाउंट में, बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सी, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, एंड डी, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है डी, चिट्ठी के दायित्व संपत्ति पक्ष में। फ्रेंड्स, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं ये हमें लॉन्ग टाइम तक हमें क्या करेंगे, बेनिफिट देंगे, ये हम एक असेट्स की तरह यूज करते हैं, तो इसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं असेट साइड में। नेक्स्ट है, अवास्तविक संपत्तियों में सम्मिलित किया जाता है। फ्रेंड्स, जो 14 जो क्वेश्चन था उसका मेन रीजन असेट साइड में दिखाने का यह भी है कि जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं हम एक बार में उसको पीएनएल में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो एक बहुत लार्ज अमाउंट में होते हैं। अगर हमने एक बार में पीएनएल में डाल दिया तो वहां पर जो हमारा बैलेंस शीट का जो प्रॉफिट आ रहा होगा, या फिर जो हमारे पूरी फाइनेंशियल ईयर की जो पोजीशन है वो बहुत गड़बड़ा जाएगी, तो हम एक बार में उसको नहीं डाल सकते, हम धीरे धीरे उसको राइट ऑफ करते हैं। तो इसको हम एक तरह से एसेट साइड में सिक्योर करके रखते हैं, और धीरे धीरे हर साल हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट उसमें से निकाल के पीएनएल में ट्रांसफर करते रहते हैं, इसलिए इसको हम एसेट साइड में शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवास्तविक संपत्ति में सम्मिलित किया जाता है, यानी नॉमिनल असेट्स इंक्लूड की जाती हैं। ए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में, अंडरराइटिंग कमीशन में, सी, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस में, या डी, उपरोक्त सभी। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, ये सारे हाइड आप जानते होंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अभी मैंने आपको बताया कि ये एक लार्ज अमाउंट में होते हैं, जैसे कि प्रोस्पेक्टस इशू करवाना, किसी बड़े एडवर्टाइजमेंट को करवाना, या फिर जब हम बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं तो बिजनेस स्टैब्लिश करते टाइम जब हम बहुत लार्ज एक्सपेंस करते हैं, जैसे कि हमने बिल्डिंग ली है, स्टैब्लिश करवाई है उसे, या फिर हमने किसी भी तरह का कोई बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट करवाया है अपनी कंपनी का, तो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सारे वहां पे इंक्लूड किए जाते हैं। अंडरराइटिंग कमीशन वो कमीशन होते हैं जो अंडरराइटर्स को दिए जाते हैं। अंडरराइटर्स वो पर्सन होते हैं, ये एक इंडिविजुअल, एक कंपनी, एक बैंक, कोई भी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है अंडरराइटर। ये एक तरह से ये प्रॉमिस करता है कंपनी को, या फिर ये इस तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि अगर वो कंपनी अपने इश्यू करती है शेयर को, और वो 90% अगर पब्लिक उनको नहीं परचेस करती है, तो जितने भी जो रिमेनिंग शेयर्स होंगे वो अंडरराइटर्स उसको परचेस कर लेंगे। तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने ऊपर कि अगर आपके पूरे मार्केट में वो सेल नहीं हुए तो उनको हम परचेस कर लेंगे। तो
इस बिहाफ पर जब उनको इस तरह का एक कमीशन दिया जाता है कंपनी की तरफ से अंडरराइटर्स को, उसको बोलते हैं हम अंडरराइटिंग कमीशन। नेक्स्ट है डेवलपमेंट एक्सपेंस। अगर हमने अपने बिजनेस में किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट करवाया है, किसी प्रोडक्शन से रिलेटेड या फिर वो XYZ कुछ भी हो सकता है, अगर वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो वो एक्सपेंसेस हमारे डेवलपमेंट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो ये सारे नॉमिनल एसेट्स में इंक्लूड होते हैं। ठीक है।